अब कल की क्लास जिन लोगों ने की थी उनको काफी कुछ पता होगा कोरल्स के बारे में, वो थोड़ा सा टॉपिक हमारा रह गया था आज के लिए। तो कल की क्लास को ही हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, ठीक है? मतलब टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कोरल्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने, तो उसी से रिलेटेड एक अगला सवाल है अपना। जरा इसको पढ़ के बताओ मुझे, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे सॉल्व कर लोगे। सही विकल्प का चयन करना है आपको, है ना? राइट आंसर देना है इसमें। पहला सवाल है, प्रवाल मतलब कोरल्स कहां पे पैदा होते हैं? ये कह रहा है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन पे पैदा होते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, अक्षांशों के बीच में। और कह रहा है कि प्रवालों की ग्रोथ के लिए एक आइडियल जो डेप्थ होती है वो ये है, और टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और ऑल द अबव। या यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो पूरे तरीके से सही ही हो, हर किताब में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सवाल पूछा जा रहा है कि लगभग, लगभग इतना हो तो ठीक है, लगभग इतना हो तो ठीक है, इसके बीच में जैसे हो, तो ये एक अप्रोक्स वाली बात हो रही है इसमें। तो इसमें सही सही सा आंसर कौन सा आपको फील हो रहा है कि ये होना चाहिए? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, लकीर का फकीर वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हमने तो भाई इतना मीटर पढ़ा है डेप्थ, या हमने तो टेम्परेचर 22 के आसपास पढ़ा है या उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ऐसा पढ़ा है। तो कह रहा है शुड बी अराउंड, अराउंड। और हाँ, तो इनमें से लगभग कौन सा जैसा सही हो सकता है वाली बात है, ठीक है? तो आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है, वेरी गुड, सभी का आंसर अच्छा है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सभी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिंजिंग रीफ्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। अब प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ्स क्या होता है, मैंने कल आपको समझाया था। आर स्मॉल आइसोलेटेड रीफ्स दैट ग्रो अप फ्रॉम द ओपन बॉटम ऑफ द आइलैंड। खुले तल से बढ़ती हैं, हो सकता है ये आपको ना पता हो। वे संकीर्ण होती हैं, सेपरेटेड फ्रॉम द शोर बाय नैरो शैलो लेगून्स, मतलब एक उथले लेगून द्वारा किनारे से अलग होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है या नहीं है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ये सवाल है, तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा, थोड़ा सा बता सकते हैं आप? अब ये लिखने का यहाँ पर हमें ना पेन नहीं मिल पाती, लास्ट टाइम पे मैं पूछना भूल गया कि कैसे इसको लिखते हैं, टाइप कैसे होता है। चलो, नहीं तो मैं दिखा देता आपको फ्रिंजिंग रीफ्स वाला। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा ये बताओ। देखो आप समझो, मैं इसको आपको समझा देता हूं पूरा, ठीक है? सारे क्वेश्चन आप उसके बाद सॉल्व कर लो फ्रिंजिंग रीफ्स में। पहली बात तो मैंने कहा था कि जैसे ये मान लो क्या है, ये ओशन है, ठीक है? ये पानी है। अब इस पानी पे मैंने कहा था कि एल्गी, एल्गी के साथ छोटे छोटे पॉलिप्स यानी कोरल्स, छोटे छोटे जीव रहते हैं, एक सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब कोरल्स उसको रहने के लिए क्या देता है, शेल्टर देता है, आवास देता है जो जीव है, और जो प्लांट है एल्गी वो उसको क्या देता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू न्यूट्रिशंस देता है। तो दोनों आपस में रहते हैं, और कोरल्स की आदतें ये हो जाती है कि उनमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा हो जाता है, वो सॉल्ट से लेके कैल्शियम को अपने में अनटेक करते हैं। कल के क्वेश्चन हमने किए थे ये, है ना? तो सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। और हमने बात की तो फोटोसिंथेसिस की, ठीक है? तो कोरल्स कहां ज्यादा होंगे, आपको पता ही है कि कोरल्स ज्यादातर कम डेप्थ पे होंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा डेप्थ पे कोरल नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे तो फिर वो फोटोसिंथेसिस के सहारे पैदा नहीं होते हैं, उनका कोई दूसरा ऑर्गेनिक डायरेक्ट चीजों को वो डायरेक्ट प्रोसेस से वो अपने को अपनी मतलब न्यूट्रिशंस लेते हैं। डीप कोरल्स भी होते हैं। तो अब ये कोरल्स हैं। अब धीरे धीरे मैंने कहा था कि इनके स्केलेटन बनता जाएगा अगर इनमें चूने की मात्रा ज्यादा है, और इनके मरने के बाद डेड कोरल्स, मान लो ये डेड हो गए,
तो डेड होने से फिर फिजिकल केमिकल रिएक्शन होगा और इनके ऊपर जो नए कोरल्स हैं वो अपने आप चढ़ेंगे, क्योंकि हर किसी को ऊपर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि सन की भी वही बात है, फोटोसिंथेसिस है। तो जो कोरल डेड हो जाते हैं उनके स्केल्टन से एक रॉक टाइप की बन जाती है, उसी रॉक को आप कहते हो कोरल रीफ्स। बात समझ में आई? जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रवाल भित्तियां। तो रॉक फाउंड बाय एनिमल, किस टाइप का एनिमल? कोरल वाला। मूंगे की चट्टाने भी कहा जाता है उसको, याद है ना, मूंगा चट्टान। तो कोरल्स, रेड कोरल्स, यानी जो जिससे आप अपने हीरे जवाहरात टाइप के वो जो बनाते ना ज्वेलरी, उसी टाइप के। तो कोरल रीफ, रेड कोरल्स। तो कोरल रीफ्स प्रवाल भित्तियां यानी मूंगा होता है। तो कोरल रीफ तो आप समझ गए। अब इस टाइप की जो रॉक्स होती हैं, यानी कोरल रीफ्स का मतलब हुआ जैसे ग्रेट बैरियर रीफ, रॉक्स फॉर्म्ड बाय कोरल्स। अब ये जो कोरल रीफ्स होते हैं यानी प्रवाल के द्वारा बनाई गई चट्टानें, उनके स्केल्टन के द्वारा बनाई गई चट्टानें, वो तीन टाइप की होती हैं। एक होता है फ्रिंजिंग रीफ, जो अभी पढ़ा था आपने, तटीय प्रवाल भित्ति। दूसरा होता है बैरियर रीफ, जिसको हम अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। और तीसरा होता है एटॉल, है ना। तीन, क्या क्या बोला मैंने? फ्रिंजिंग, बैरियर और एटॉल। तीन प्रकार की प्रवाल भित्तियां होती हैं। तो तीनों में आपको क्वेश्चन बनेंगे आपके हर जगह पे। अब वो तीन तीन में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात तो सबसे पहला है फ्रिंजिंग रीफ्स। और फ्रिंजिंग पे इसको बोलेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। देखो मान लो ये जमीन का एरिया है, ये कौन है? जमीन है। और अगर ये जमीन है तो आपको पता ही है, ये पूरी मान लो लैंड मास है, इधर को ये वाला व्हाइट वाले की बात कर रहे हैं हम। और इस पे मान लो पानी भर गया, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं कि ये क्या है? ये सी है, ठीक। अब मैं पानी नहीं दिखा रहा इसमें पूरा पानी है इधर को समुद्र में। अब वही कोरल्स वाली बात है कि छोटे छोटे कोरल्स हैं, रीफ बन गए। अब जो रीफ बनते हैं वो दिखते कैसे हैं, किस टाइप के होंगे? तट के पास होंगे, क्लोज टू द शोर होंगे, या थोड़ा सा सेपरेट होंगे, बीच में लगून लेक होगी या नहीं होगी, गोल गोल होंगे घोड़े की नाल के जैसे। उसी आधार पे उनको तीन हिस्सों में बांटा गया, फ्रिंजिंग, बैरियर एंड एटॉल, ठीक है। अब जो पहली वाली होती है जिसको हम तटीय, नाम ही क्या है उसका? तटीय प्रवाल भित्ति, जिसको हम फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। तटीय तो किसके पास होगी? तटीय वाली किसके पास होगी? तट के पास। यानी अगर सी है, अगर कोई प्रवाल भित्ति या कोई मूंगे की चट्टान इस टाइप से बनती है, ये जमीन है, यहां से पानी शुरू हो रहा मान लो, और वो कुछ ऐसे जैसे बनती है, ये क्लोज टू द, हाँ ये जमीन है और यहां से पानी स्टार्ट हो रहा है और ये मूंगे की चट्टान बन गई। फ्रिंजिंग है, तटीय, तट के पास फ्रिंज में बन रही है, क्लोज टू द शोर यानी तट से सटी हुई है, तो विच इज कॉल्ड फ्रिंजिंग रीफ। इसको बोलते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। क्लियर हो गया? अब यह भी हो सकता है कई बार कि इस तटीय प्रवाल भित्ति यानी एक रॉक बन गई, और जैसे ऐसे सोचो, ये जैसा मेरा हाथ क्या है, ये लैंड एरिया है और इसमें पानी भरा है, और यहां पे इसके साथ सट के ऐसे ये वाला हाथ एक कोरल रीफ बन गई, मूंगे की चट्टानें बन गई, क्योंकि ये कम गहराई वाला इलाका है। तो इसको हम कहेंगे फ्रिंजिंग और तटीय प्रवाल भित्ति। कभी कभी ऐसा होता है कि इस लैंड सरफेस और इसके बीच में, किसके बीच में? ये जो कोरल रीफ है, रॉक है मूंगे की, इसके बीच में पानी भर जाए। जैसे मैंने हाथ को चिपका रखा है ऐसे, और मैं थोड़ा सा खोल देता हूं इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा? पानी भर जाएगा, गड्ढा जैसा बन जाएगा, तो पानी भर जाएगा। मे भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हल्का सा यहाँ पे क्या भर जाए? पानी भर जाए। इसमें पानी तो इधर को है ही, और इसके बीच में भी पानी भर जाए। तो इस टाइप की लेक्स को हम बोलते हैं लेगून लेक्स। लेगून का मतलब क्या होता है नॉर्मली? लेगून लेक्स हमेशा किसके पास बनती है? सी के पास बनती है, ड्यू टू द इरोजन और डिपोजिशन और इस टाइप की चीजों से। जैसे मान लो भारत में समझो आप, ये क्या है? इंडिया है। यहां पर आपको एक लेक मिलती है जो सी की ओर ओपन है, खुला हुआ है थोड़ा सा हिस्सा, ये चिल्का लेक है। कौन सी लेक है? चिल्का। अब ये कैसे बनी चिल्का लेक? यहां पर जो समुद्र की लहरें हैं वो ऐसे जा सकती हैं, ऐसे जा सकती हैं, ऐसे जा सकती हैं, ऐसे जा सकती हैं। तो उनके द्वारा कुछ हिस्से को, जमीन का कुछ हिस्सा ऐसे था और ये भी जमीन का कुछ हिस्सा ऐसा था, और बीच से खुला हुआ है और इसके बीच में पानी भर गया ये। और यहाँ पे क्या है? सी है, और ये क्या है? जमीन है मान लो। तो हल्का सा पानी भरा हुआ है और ये जमीन पानी की ओर खुला हुआ है। तो इस टाइप से जो लेक बनती है समुद्र में, यानी सी का पानी इस पे आना जाता रहेगा, सॉल्टी वाटर की लेक होगी, जैसे ही वो बनी वैसे ये है। तो इस टाइप की लेक को हम लेगून लेक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लेगून लेक। जैसे कल हमने पढ़ा था टेक्टोनिक लेक्स,
कभी ज्वालामुखी के मुंह में कोई लेक बन जाती है, वो ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है तो उसको हम क्रेटर लेक कहते हैं, टेक्टोनिक लेक कहते हैं। ग्लेशियर के द्वारा बनने से टॉन लेक, पैटरनॉस्टर लेक मैंने पढ़ाया था आपको, ग्लेशियर वाली, वो अलग चीज है। अगर यहाँ पर कोस्टल एरिया में या सी के पास, वो भी तो कोस्ट ही है, बात तो एक ही ना, ये भी कोस्ट है ये भी कोस्ट है, तो इस टाइप से जो भी लेक बनेगी उसको हम लेगून लेक कहेंगे। जैसे नैनीताल है, नैनीताल कभी लेगून नहीं हो सकता क्योंकि वो लैंड पे है। तो चिल का एक एग्जाम्पल है लेगून लेक का भारत में। तो ये तो समझ गए आप, लेगून कोस्ट के पास बनेगी, सी का पानी आता जाता रहेगा, सॉल्टी वाटर की होगी। तो ऐसे ही अगर पानी भर जाए, ज्यादा नहीं, मे भी कहा मैंने, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि लेगून हो, कभी बार नहीं भी हो सकता है। और क्लोज टू द शोर, तट से बिल्कुल चिपका हुआ होगा, अगर कई बार टूट फूट गया तो हल्की सी नैरो लेक बन सकती है बीच में, उसी को हम लेगून लेक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? लेगून लेक कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रिंजिंग रीफ हो गया। इतनी बात मेरी समझ में आ गई? फटाफट कमेंट करके बताओ क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई ना आपको? तो ये था एग्जाम्पल किसका? फ्रिंजिंग रीफ का। ठीक, अब दूसरा रीफ कौन सा है? बैरियर रीफ। ये सबसे बड़ा होता है, बैरियर रीफ सबसे बड़े होते हैं। यहां पे देखो, अब मैं जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, इसके बाद आप सारे सवाल कर लोगे जो आने वाले टाइम पे उसमें आएंगे। तो बैरियर रीफ में इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखो, बैरियर रीफ और इसमें क्या डिफरेंस है, इसको भी हम यहां पे कर देते हैं। जैसे वही रहेगा हमेशा का इस तरह, ये मान लो जमीन है इस साइड को, और ये क्या है? सी है। बैरियर रीफ सबसे बड़ी होती हैं, बैरियर रीफ सबसे बड़ी होती हैं। लेकिन जब बैरियर रीफ बनेगी तो आप कुछ ग्रेट बैरियर रीफ देखते, आपने सुना होगा, ये बैरियर रीफ है। अब ये बताओ, इसको मैंने बिल्कुल चिपका के बनाया, उसको थोड़ा सा दूर बनाया। बैरियर्स, अवरोधक कहते हैं इसको हिंदी में। और इसके बीच में पानी भर जाएगा, इसके बीच में क्या आएगा? पानी भर जाएगा, क्योंकि वो दूर है तो पानी भर गया, इसी को हम कहेंगे लेगून। तो इसमें जो बैरियर रीफ्स होंगी, उसमें जो लेगून लेक्स होगी, लेगून लेक मतलब जो किससे घिरी हुई है? जमीन से। सर किससे? जमीन से घिरी हुई। तो यहां पर लेगून लेक बहुत हल्की फुल्की मिलेगी, क्योंकि ये ज्यादातर तट से बिल्कुल सटी हुई होगी, जैसे ऐसे मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले। बैरियर रीफ में थोड़ा सा दूर होगा, थोड़ा सा दूर होगा बीच में। तो अब ये जमीन है, ये भी रॉक है, तो यहां भी जमीन है, यहां भी जमीन है, बीच में क्या होगा? पानी। तो उस पानी वाली झील को हम लेगून लेक कहेंगे, उसी को हम लेगून लेक कहेंगे। अगर आप ग्रेट बैरियर रीफ को देखो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके नॉर्थ ईस्ट में, यहां पे देखोगे तो आप ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगी आपको, टूटी फूटी होगी, समुद्र की लहरों के द्वारा इसको तोड़फोड़ कर दिया जाता है। उसी से क्या होता है? बीच से शिप विप आते हैं। अगर ये पूरी की पूरी अगर रॉक होगी, मतलब बीच में कटी फटी नहीं है, तो फिर आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, नेविगेशन। ठीक है, तो बीच में ये कटी फटी हो सकती है, अंदर बाहर आया जा सकता है, तो लेगून मिल जाएगी, इसको बोलेंगे बैरियर रीफ, सबसे बड़ी। अच्छा, तीसरा है एटॉल। तीसरा वाला कौन सा? एटॉल। एटॉल होता है घोड़े की नाल का जैसा। अब घोड़े की नाल कैसी होती है आप समझ में आइए करो। घोड़े की नाल ऐसे नहीं होती, ये यहां पर जो पेंच कसते हैं हम घोड़े उस पे, तो घोड़े की नाल की जैसी। होता क्या है? देखो ऐसा है इसमें, जैसे एटॉल क्या है मैं बताऊं आपको। ये मान लो सी था कोई, है ना, ये ऐसे समुद्र में कोई एक वॉल्केनिक आइलैंड था मान लो, समझ गए? जैसे मैं बताऊं, ये 3D डायग्राम बनाना भी बड़ा मुश्किल काम है भाई, और वैसे हम बड़े कमजोर रहे हैं आर्ट में गुजरे जमाने से, ये भी एक दिक्कत है। तो ये नाल वाल को छोड़ दो, आप ये समझो ये जमीन है और इधर को क्या है? ये सी है, ये समुद्र है। ठीक है, अब समुद्र के आसपास मान लो कोई वॉल्केनिक आइलैंड था सपोज, समुद्र में ये क्या है? ये जमीन का हिस्सा है, ये इधर को सी है, लेकिन बीच में क्या है? टापू जैसा है, ये आइलैंड है, कोई वॉल्केनिक आइलैंड है, जो भी है। अब इसके चारों ओर एक के बाद एक चेंज होता रहता है, फ्रिंजिंग के बाद ये एटॉल में चेंज हो सकता है। तो इसके चारों ओर मान लो इस तरीके से बीच में गैप हो सकता है, इसके पीछे भी होगा इस टाइप से। क्या हो गया? ये जो येलो येलो बना रहा हूं, कोरल्स ने अपनी क्या बना दी? चट्टाने बना दी, कोरल्स ने रॉक्स बना दी, रीफ बना दी। कैसे बनती वो मैंने बताया था यहां पे आपको। तो ये एक आइलैंड के चारों ओर कोरल रीफ्स बन गई, तो अभी तो आपको फ्रिंजिंग जैसा दिख रहा होगा। लेकिन बाद में क्या हो सकता है कि ये जो वॉल्केनिक आइलैंड है ये नीचे डूब सकता है। ये क्या हो सकता है? नीचे डूब सकता है। मान लो ये जमीन का हिस्सा है, फिर से ये अलग अलग डायग्राम है सारे, ये जमीन है और ये क्या है? ये सी है। अब क्या हुआ कि ये जो वॉल्केनिक आइलैंड था ये नीचे डूब गया,
तो वॉल्केनिक आइलैंड जो है सिंक हो गया नीचे, किसी वजह से धंस गया, और धंस जाने से क्या होगा, ये जो कोरल रीफ है वो वैसी रही, ये जो है कोरल रीफ्स वैसी रही। तो कोरल रीफ क्या है, ये सी है, इसको छोड़ो अभी, ये चारों ओर उसके रह गया, और ये हिस्सा अगर नीचे धंस जाएगा तो जमीन नहीं है, अब क्या है, पानी। अब ये पानी को, बीच वाला पानी है, चारों ओर से रॉक्स हैं इसके, कौन सी, कोरल रॉक्स। तो ये क्या लेगून होगा, नहीं होगा, बताओ इसमें बीच में क्या होगी, लेगून। तो इसमें बीच में लेगून होती है, और ये गोल गोल होती है घोड़े की नाल की जैसी, इसी येलो वाले को हम कहते हैं एटॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉल। तो इसमें लेगून कहां होगी, बिल्कुल मिड में होगी। लेगून कैसे बनी कि ये कहा, इसमें बहुत सारे रीजन है, कोई एक रीजन नहीं है, अभी भी नहीं पता चला एक्चुअली कि हो क्या रहा है। इसमें कई सारे लोगों के, डेविस के, डार्विन के, कई सारे की थेरीज है, मरे की, उतना अंदर नहीं जाना है। तो मोटा मोटा आप कह सकते हो कि ये हिस्सा सिंक कर गया और बीच में पानी भर गया, है ना, इसी को कहते हैं एटॉल। और यहां से अंदर जाने के लिए आपको मतलब ये खुला हुआ होगा हमेशा लहरों के द्वारा, और बीच में पानी, और ये जमीन का हिस्सा, मतलब ये रॉक है, यहां अंदर जा सकते। तो लेगून कहां पर है, इसमें सेंटर में, इसमें लेगून कहां है, इनके बीच में, उसमें लेगून हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्या तीनों चीजें समझ में आई, एटॉल गोला गोला, बैरियर रीफ सबसे बड़ा थोड़ा सा हटके, और क्लोज टू द शोर मे बी लेगून और नॉट, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, इज कॉल्ड फ्रिंजिंग रीफ, तटीय प्रवाल भित्ति। तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया, फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। रेड वाला मैंने बॉर्डर बना दिया इनमें। क्या ये सारी चीजें समझ में आई, क्लियर है ना सब। तो अब ये सारी चीजें अगर क्लियर हैं तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अब ये सारी चीजें क्लियर हैं तो मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, फ्रिंजिंग रीफ, लेगून्स, लेगून, एटॉल, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि अब इसके बाद आप फटाफट क्वेश्चन करोगे सब, ठीक है। इसके बाद आप सब, नहीं मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा विनय, बिकॉज आप लेट हो, अगला वाला समझा दूंगा अगला वाला समझा दूंगा। पहले ये बताओ मुझे, लेट आज ही हुए कि रेगुलर लेट होते हो। देखो मैं ऑफलाइन का टीचर ज्यादा हूं, ऑनलाइन का कम हूं ना, मुझे पता है। आज ही लेट होते हो कि कभी कभी लेट होते हो, ये बताओ पहले तो। ईमानदारी से आंसर देना है। देखो लेट का क्या चक्कर है ना, लेट मैंने कई बार इसीलिए तो कहता हूं मैं, जब जागो तभी सवेरा नहीं होता है। अब आप सवेरा कब करोगे, जब दोबारा रील देखोगे इसको, अगर देखना चाहोगे तो। आज ही ऐसा कैसे हो सकता है यार, आज ही कैसे हो सकता है ये बताओ। देखो कंटिन्यूटी में रहा करो, ये हिंदुस्तान की सबसे खराब चीज हो रही है आजकल। आजकल हम क्या कर रहे हैं, एक जमाना था 1900 वाले, उसमें देखो आप 1900 से 2000 के बीच में या उससे पहले, आजादी के टाइम पे या उसके बाद के भारत में देखो लोग क्या क्या पढ़ते थे, कोई मार्क्सवाद क्या होता है, कोई कम्युनिस्ट क्या होते हैं, कोई लेनिन क्या होता है, जैसे अपने अपने भगत सिंह थे उन्होंने पढ़ा, कोई गांधी के बारे में पढ़ रहा था, कोई नेल्सन मंडेला पैदा हो रहा था, कुछ और पढ़ रहा था, ये पढ़ रहा था। और आज की डेट में जब आप सोशल मीडिया इधर उधर देखते हो तो आप, हम क्या पढ़ रहे हैं आज की डेट में, आप समझ गए मेरा आंसर, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो मैंने आपसे कल भी बताया था, ये कोरल रीफ तो कैसे बनते हैं, उसकी स्केल्टन से बनते हैं, मैंने बताया आपको, है ना। प्रवाल जब मर जाते हैं तो उनका जो चूना होता है कैल्शियम, वो वैसा ही रह जाता है, तो एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं उनके स्केल्टन, कंकाल, तो उससे जो चट्टाने बनती हैं उनको हम कोरल रीफ्स कहते हैं, प्रवाल भित्तियां, ठीक हो गया।
अब वो प्रवाल भित्ति का जो शेप है या उनका जो लोकेशन है उसके आधार पे उनको 3 हिस्सों में बांटते हैं, फ्रिंजिंग, बैरियर एंड एटॉल, मतलब तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक और एटॉल। ठीक है, जब वो क्लोज टू द शोर होगा, मतलब तट के कोस्ट के बिल्कुल क्लोज होगा, जैसे मैंने बताया था आपको ऐसे, और कभी कभी हल्का सा दूर भी हो सकता है, एक नैरो शैलो टाइप की लगून बन सकती है। लगून का मतलब एक ऐसी झील जो कोस्टल एरिया में समुद्र के पास या समुद्र से टच होती हुई लेक बनती है, ड्यू टू द इरोजन, डिपोजिशन, बहुत सारी चीजें कटाव जमाव से बनती है लहरों के, उसको हम लगून कहते हैं। तो बीच में लगून हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तट के पास होगा फ्रिंजिंग रीफ, जब तट से थोड़ा सा दूर होगा, बड़ा होगा और एक परफेक्ट लगून बीच में होगी, गहरी, लंबी, चौड़ी, उसको हम क्या कहेंगे, बैरियर रीफ। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास, बैरियर रीफ कहेंगे इसको। और तीसरा वाला ये है, ये था पहला वाला, ये था दूसरा वाला, और ये है तीसरा, घोड़े की नाल का जैसा एटॉल। ये कैसे बनता है, किसी भी जैसे वोल्केनो एल्कोनो के आसपास ये चारों ओर से कोरल रीफ्स बनते जाएंगी जैसे इसमें बनती हैं। ठीक है, और बाद में किसी वजह से अगर ये हिस्सा कहा जाता है, इसके और भी रीजन हो सकते हैं, नीचे चला जाए, तो ये हिस्सा नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीच में पानी भर जाएगा, तो इसमें लगून बीच में होती है, यानी ये एक सर्कुलर उसमें हो सकती है, घोड़े की नाल की जैसी। अब घोड़े की नाल में बीच में गड्ढा होता है ना, घोड़े की नाल मतलब बीच में गैप है, तो वैसे ही ये चारों ओर इसके रीफ्स होंगी और बीच में पानी होगा, तो उसको लेगून कहेंगे। तो लेगून यहाँ पे सेंटर में होती है। तो एटॉल क्या है, जिसमें लगून बीच में होती है। समझ में आई बात? चलो, ये अभी एक और स्वागत है। गुड मॉर्निंग मत कहा करो आप लोग, लेट आने के बाद गुड मॉर्निंग का क्या मतलब है ये बताओ। और ये हमेशा ही लेट होते हैं, मुझे लगता है ऐसा, जबकि ये मुझे लगता है कि पुराने स्टूडेंट है अपने। अच्छा बताओ, क्या खास वजह थी आज लेट होने की, कोई बढ़िया सा बहाना बताओ। लेट आने की कोई वजह? देखो ध्यान दो, मेरी एक बात बताऊं मैं आपको, जब से हमने पढ़ाई स्टार्ट करी है, हमने नहीं मतलब हम सब ने, इसमें मैं नहीं आता हूं, आप आते हो, मतलब एज ए स्टूडेंट जब से आपने तैयारी करी है, एक साल हमने अटेम्प्ट नहीं दिया, मान लो, क्यों नहीं दिया, चलो पढ़ाई ठीक नहीं हुई। दूसरी बार हमने अटेम्प्ट नहीं दिया, क्यों नहीं, अभी सिलेबस छूट गया थोड़ा सा। तीसरा साल दिया, फेल हो गए। तो कई कब हम अपने आप को तैयार करेंगे? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा कंटिन्यूटी में कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा चलती हैं ऑनलाइन के मुकाबले। उसमें कम से कम हम, हालांकि उसमें भी कुछ लोग लेट ही आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से हम उसमें जल्दी आ जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का क्या है ना, ऑनलाइन क्लासेस का ये है कि जब जागो तभी सवेरा। इसमें क्या होता है कि चलो हो गया, अपनी मन की बात है ना। तो समझो, थोड़ा सा चीजों को समझा करो यार आप लोग। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग, ये सवाल करो आप, अक्सर लेट होते हैं, मतलब जैसे हफ्ते में अगर 6 दिन क्लास चली तो 4 दिन लेट होंगे हम, या 3 दिन लेट होंगे। वो आदतें कभी बदलती ही नहीं है। और मई का महीना आ जाएगा अगला वाला, बहुत जल्दी आ जाएगा, तब भी हमारे पास एक बहुत अच्छा बहाना होगा कि हमने आज इस बार एग्जाम क्यों नहीं दिया, या कैसा हुआ, क्या हुआ। एग्जाम सिर्फ पास होने के लिए देना है, ध्यान रखो इस बात को। पढ़ाई सिर्फ पास होने के लिए करनी है, नौकरी लेने के लिए करनी है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं पढ़ाई तो हम ज्ञान के लिए करें, ये ज्ञान है ये कोई? ये फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है? ज्ञान तो कुछ और लिया करो यार, ज्ञान के लिए तो फिर ज्ञान तो कहीं और घूम रहा है, ये थोड़ी है ये इसको ये ज्ञान क्यों पढ़ना है हमें? इसको थोड़ी ज्ञान कहते हैं। तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे, कोई कह रहा है कि मुझे नॉलेज के लिए इसको पढ़ना है, तो बिल्कुल बेकार चीज है। नॉलेज के लिए क्यों पढ़ना है? नॉलेज क्या है ये? फ्रिंजिंग रीफ बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होगी, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं। बताओ फटाफट बताओ। कौन निपटा देंगे, किसको निपटा देंगे? चलो, और ये बातें मैं सिर्फ उनसे कह रहा हूं जो रेगुलर रहते हैं। कभी कभी वाले तो अलग बात है, उनको तो छोड़ दो आप। जो रेगुलर हैं, जिनका मन पढ़ाई में करता है, उनके लिए मैं कह रहा हूं। मन भी पढ़ाई में करता है, हम रेगुलर भी हैं, लेकिन
टाइम की थोड़ी सी हमें कदर नहीं है, तो टाइम की कदर रखो, सिलेक्शन हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? थोड़ा डांटना फटना भी सही रहता ना, तभी तो आपके दिमाग में घुसेगा। जल्दी बताओ। फ्रिंजिंग रीफ्स आर स्मॉल आइसोलेटेड रीफ्स दैट ग्रो अप फ्रॉम द ओपन बॉटम ऑफ द आइलैंड। सही है क्या? प्रवाल भित्ति छोटी पृथक भित्तियां होती हैं जो द्वीप के खुले तल से बढ़ती हैं। वे संकीर्ण उथले लेगून द्वारा किनारे से अलग होती हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? हालांकि थोड़ा सा टफ भी है ये, लेकिन फिर भी अगर आप अंदाजा लगाओगे तो आपका आंसर बन सकता है। पृथक होती हैं, क्या ये आइसोलेटेड होती हैं एक दूसरे से? ये मैंने क्लोज लिखा था कि सटी हुई होती हैं कि दूर लिखा था? ये कैसे सही हो जाएगा? ये आइसोलेट मतलब दूर होती हैं, ठीक है। और कभी कभी देखो मैंने क्या लिखा, अब लगून हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हालांकि ऑप्शन उतना ही सही नहीं है कि एकदम से दिया जाए। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द शोर बाय नैरो। मैंने कहा था कि हल्की फुल्की हो भी सकती है। नैरो शैलो लेगून्स, उथली लेगून मतलब कम गहराई वाली। अब बैरियर रीफ होगा तो उसमें ज्यादा होगा, तो ये आंसर सही है। आंसर क्या है इसका? बी। ये कैसे हो जाएगा डी, जब हम कह रहे कि वो दूर होती है, नहीं होती है, क्लोज टू द कोस्ट होती है। पृथक लिखा है तो लैंग्वेज समझना जरूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने आंसर अगर गलत भी दिया है तो फिर भी आप समझ गए, ठीक है ना। लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम थी सवाल में, मैं समझ सकता हूं। आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल बताओ, अब तो आप कर ही लोगे सब। तटीय प्रवाल भित्ति के बारे में विचार करें और ध्यान रहे गलत विकल्प का चुनाव करें। इनकरेक्ट को चुनाव करना है, फटाफट बताओ। इनकरेक्ट, यह एक महाद्वीपीय तट से जुड़ा हुआ होता है। इट अटैच टू ए कॉन्टिनेंटल कोस्ट, अटैच टू। इस प्रकार की चट्टान गहरे समुद्र तल से बढ़ती है। दिस टाइप ऑफ रीफ ग्रोज फ्रॉम द डीप सी बॉटम। द सर्फेस ऑफ ए फ्रिंजिंग रीफ इज वेरी सॉफ्ट। कोरल पॉलिप्स डू नॉट एक्सटेंड आउटवर्ड्स। प्रवाल जंतु बाहर की ओर नहीं बढ़ते हैं, मतलब सी की ओर नहीं बढ़ते हैं। तो ये भी थोड़ा सा लैंग्वेज के हिसाब से इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। देखो यहां ये सवाल अगर आपको नहीं भी आएगा तो मैं बता देता हूं इसमें गलत वाला। तटीय महाद्वीपीय तट से जुड़ा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इट इज अटैच्ड होता है। रीफ ग्रोज फ्रॉम द डीप सी बॉटम, इसमें डीप सी बॉटम का मतलब है कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है उसमें। सरफेस ऑफ ए फ्रिंजिंग रीफ इज वेरी सॉफ्ट। तटीय प्रवाल भित्तियों की सतह बहुत नरम होती है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, उतनी नरम नहीं होती है, थोड़ा सा हार्ड हो सकती है। प्रवाल जंतु बाहर की ओर नहीं बढ़ते, मतलब बहुत ज्यादा सी की ओर नहीं बढ़ेंगे। कल मैंने बताया था आपको क्यों नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि बाहर की ओर जाने में उनकी जो डेप्थ होती है वो बढ़ती जाती है। तो बहुत ज्यादा समुद्र की ओर कोस्ट में से बाहर जाने पर आपको कोई भी प्रवाल भित्तियां नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो उसके आसपास आइलैंड होगा। ठीक है, तो आंसर इज सी। क्लियर हो गया? ये है। आगे बढ़ा जाए, अब तो आप समझ गए ना, ये जुड़ी होती है। अब है प्रवाल रोधिका। रोधिका मतलब बैरियर रीफ, जो दूसरा वाला बताया था मैंने। बैरियर रीफ्स के बारे में आपको स्टेटमेंट कौन सा गलत या सही ये बताना है। जरा पढ़ के बताओ। ये थोड़ा लंबा लिखा हुआ है, इसलिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा कम से कम। बैरियर रीफ्स आर पैरेलल टू द कोस्ट लाइन बट आर सेपरेटेड बाय डीपर वाइडर लेगून्स। आप जानो सही है या नहीं है। ये आकार में बड़े होते हैं और रेयरली, शायद ही कभी पानी की सतह नहीं, आकार में बहुत भिन्न होते हैं। वेरी ग्रेटली, हाँ, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। कभी कभी ही समुद्र की ऊंचाई वहां तक, सी लेवल तक पहुंच पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल रोधिका विश्व की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध प्रवाल रोधिका होती है।
1 2 3 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको एलिमिनेट करके बताना पड़ेगा। चौथा सवाल है आपके पास, बताओ जरा, दिमाग लगाओ। कौन सा आंसर इसका सही होगा? ये लो, चौथे का कौन सा होना चाहिए बताओ, फटाफट आंसर दो, फोर्थ वाले। देखो पहला आंसर तो बिल्कुल सही है ना, कि समानांतर होती है, अभी तो बताया था। और उनके बीच में क्या है, ये मैंने कहा था फ्रिंजिंग में हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, नैरो एंड शैलो होगी, लेकिन ये क्या है, बड़ी होती है, गहरा, डीप, वाइडर लेगून्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पहला सवाल सही है। और तीसरा वाला भी तो सही है, ऑस्ट्रेलिया में बृहद प्रवाल भित्ति, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, तो सी तो होगा ही ना उसका आंसर। हाँ सॉरी, ये तो होता ही है, ये भी होता ही, तो 1 और 3 तो सही है ही। अब ये रियली, कभी कभी ही रियली रीच द सरफेस ऑफ द वाटर, मतलब समुद्र तक पहुंच पाते हैं, ऐसा नहीं है। ये समुद्र के ऊपर जो कोस्टल एरिया है वहां से समुद्र तल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़े होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं या किसी वजह से ऊपर ऊपर, तो ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका, पहले का सी, मतलब सॉरी चौथे का सी नंबर 1 एंड 3, तो दे कैन रीच, है ना, द सरफेस वाटर कह सकते हो आप, तो वहां तक ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आप कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा किताब से पढ़ोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ी रीफ कौन सी होती, इनमें से सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी होती है, जरा बताओ, ये तो आंसर सभी को आ जाना चाहिए। पांचवा सवाल है, फिफ्थ वाले का आंसर क्या होना चाहिए? इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? अरे भाई, बैरियर रीफ सबसे बड़ी होती है, अभी मैंने बताया था आपको, द ग्रेट बैरियर रीफ, कौन सा सबसे बड़ा होता है? ये नहीं होगा इसका आंसर। ऑस्ट्रेलिया इन द लार्जेस्ट, ये सब बड़े होते हैं, तो आंसर क्या है उसका, बैरियर रीफ्स। ओके, आप ये बताओ, छठा वाला, बैरियर रीफ इज वेरी थिक, यहां भी आ गया देखो, ये बहुत मोटी होती है कि नहीं होती, बताओ। इसका जो सरफेस है वो कन्वर्टेड विथ कोरल, डेब्रिस, बोल्डर्स, इससे ढका होता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द कोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बेस्ट एग्जांपल है। बताओ इसमें से कौन कौन सा सही होना चाहिए, छठे वाले का आंसर जरा बताओ, इसका आंसर तो दे ही सकते हो आप। 6 का आंसर बताओ। हे भगवान, बी आंसर कैसे हो सकता है भाई? आप अभी अभी हमने पढ़ाया था कि जो
ग्रेट बैरियर रीफ है या बैरियर रीफ्स हैं वो सबसे बड़ी होती हैं, तो मोटी तो होंगी ना वो, या पतली होंगी। तो बी आंसर कैसे हो सकता है इसका? मतलब 2 और 3 सही है, बाकी एक गलत है, ये कैसे हो सकता है? और उसकी सतह आएगी तो परवाल मलबे, बड़ा पत्थर, रेत से ढकी होती, इसमें क्या दिक्कत है? अगर सी के पास है तो हो सकता है ऐसा। और तीसरा तो सही है ही, थर्ड वाला तो सही है ही ना। तो आंसर क्या है इसका? डी आंसर होगा इसका। कौन सा होगा? डी। थोड़ा सा अकल लगाओ। आंसर इज डी, वेरी थिक, मतलब बड़ी मोटी। लैंग्वेज चेंज हो गई है उसकी और बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़े। सवाल है प्रवाल द्वीप, कोरल आइलैंड्स, मतलब अगर कोरल आइलैंड्स मतलब अगर वो कोरल्स के स्केल्टन या कोरल रीफ्स बाहर आ गए, समुद्र से बाहर आ गए, तो चारों ओर से पानी से गिरे होंगे। तो जैसे ही वो चारों ओर से पानी से गिरे होंगे तो उसको हम आइलैंड कहेंगे। लेकिन वो कोरल से बने तो कोरल आइलैंड, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ये सब क्या है? कोरल रीफ्स, प्रवाल द्वीप हैं। तो बताओ फिर, प्रवाल द्वीप प्रवाल के छल्ले हैं जो संरक्षित लैगून बनाते हैं, एटॉल्स। एटॉल को क्या कह रहे हैं? प्रवाल द्वीप। मैं ही गलत, ये छोड़ो आप, प्रवाल एटॉल पढ़ो इसको। प्रवाल द्वीप तो समझ रहे हो आप, खैर पढ़ो आप। हिंदी में ठीक लिखा है, इंग्लिश में एटॉल्स आर रिंग्स ऑफ कोरल्स दैट क्रिएट प्रोटेक्टेड लैगून्स, जो संरक्षित लैगून बनाते हैं। प्रवाल द्वीप प्रवाल के छल्ले हैं, छल्ले हैं कि नहीं आप बताओ? एटॉल्स जो मैंने पढ़ाया था अभी। पानी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने के लिए गोलाकार छल्ले कुछ जगहों पर टूट जाते हैं। ये थोड़ा सा सही आंसर है, क्वेश्चन है, जरा बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? ये तो आप बता ही दो। आज आज आपने सवाल के आंसर उतने सही नहीं दिए मुझे, फिर भी इसका आंसर बताओ। एटॉल्स आर रिंग्स ऑफ कोरल दैट क्रिएट प्रोटेक्टेड लेगून्स। लेगून को संरक्षित लेगून, प्रोटेक्टेड मतलब यहां पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। और दूसरा है द सर्कुलर रिंग इज ब्रोकन इन फ्यू प्लेसेस। जो रिंग है, जो एटॉल है, वो कई हिस्सों में टूटा हुआ होता है ताकि पानी की आवाजाही होते रहे। तो आंसर क्या होगा इसका? गुड। कुछ लोगों ने सी आंसर दिया, कुछ लोगों ने बी आंसर दिया। प्रवाल के छल्ले, छल्ले का मतलब क्या हुआ यार? अभी अभी आंसर बताया था मैंने कि एटॉल्स कुछ ऐसे बनते हैं, ये बीच में होता है और बीच में लगून लेक होती है, और ये इधर उधर जाने के लिए लगून ये है। और मैंने कहा था घोड़े की नाल का जैसा होता है, तो घोड़ा का नाल क्या छल्ला जैसा नहीं होता है? घोड़े का नाल एक रिंग नहीं होता है? रिंग का मतलब चूड़ी मजाने देगी, कंगन मजाने देगी, क्या यही होता है? फीलिंग समझो यार उसकी, रिंग गोला जैसा होता है। एटॉल्स आर रिंग्स और दे क्रिएट प्रोटेक्टेड लेगून्स, मतलब इसके अंदर लेगून है। इसका ये मतलब कि थोड़ी है कि पूरा ही बंद कर देगा। प्रोटेक्टेड मतलब मैंने कहा भी था उसको वैसे मत समझना कि बिल्कुल ही अंदर दफन कर दिया गया है लेगून्स को। तो लेगून का मतलब हमेशा ही होगा कि उसका कुछ हिस्सा बाहर की ओर क्या हो, खुला हो। लेगून की डेफिनेशन ये बताया था मैंने। तो पहला आंसर क्यों नहीं होगा ये बताओ आप मुझे। तो आंसर क्या है इसका? सेवंथ का क्या सी होगा कि बी होगा? आंसर इज सी। दोनों ही सही होंगे भाई। एटॉल्स, घोड़े की नाल क्या होती है? रिंग जैसी होती कि नहीं होती है बताओ? बी वाला रॉन्ग कैसे होगा? हे भगवान। हाँ वैसे बी वाला रॉन्ग होगा, बिल्कुल सही बात है। मैं सोच रहा था दूसरा वाला कह रहे हो आप, अच्छा है। सी इज करेक्ट। ठीक है। उसकी जो लैंग्वेज है ना, एग्जाम के जो सवाल होते हैं उनकी लैंग्वेज को समझा करो। उसको सिर्फ शब्दशः हम नहीं जाना है कि भाई हमने तो वही चूड़ियां तो हाथ में होती हैं, वो तो चारों ओर से बंद होती हैं, फिर हम टूटी चूड़ियां क्यों लेंगे? टूटी चूड़ियां तो अपशगुन माना जाता है। ये सब छोड़ो, इसलिए चूड़ियां नहीं पहनने लोग अब आजकल। वो कह रहे हैं कि अपशगुन ही माना जाता है तो साले को पहनो ही मत, ये और अच्छा है। ठीक है, तो चला जाए आगे।
आगे आ जाओ। प्रवाल द्वीप के संदर्भ में, एटॉल्स के संदर्भ में आपको अनुपयुक्त यानी गलत विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है। एटॉल्स आर मोर कॉमन इन द अटलांटिक देन एनी अदर ओशन, मतलब अटलांटिक में किसी भी अन्य महासागर से ज्यादा एटॉल्स पाए जाते हैं। हिंद महासागर में एटॉल संरचनाओं का अभाव है। अब ये सवाल अगर आप नहीं भी कर पाओगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है। मैं देखिए थोड़ा सा लॉजिकल लगाओ। अटलांटिक में ज्यादा एटॉल होंगे कि पैसिफिक में, प्रशांत महासागर में? ध्यान दो, प्रशांत महासागर में ज्यादा मूंगे की चट्टानें, पूरा जो इंडोनेशिया देख रहे हो, फिलीपींस देख रहे हो ना, इधर को माइक्रोनेशिया है, इधर को और है मार्शल आइलैंड है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं यहाँ पे। तो इस एरिया में जहां पे मैं हाथ लगा रहा हूँ प्रशांत महासागर में, आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे एटॉल्स मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा एटॉल्स कहाँ पे हैं? प्रशांत महासागर में, वेस्ट ऑफ पैसिफिक और मिड पैसिफिक में। आप कह सकते हो ये इंडोनेशिया, फिलीपींस से ईस्ट की ओर या उसके आसपास। दूसरा, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया इसमें। तो अटलांटिक महासागर में किसी भी अन्य महासागर की तुलना में प्रवाल द्वीप कहीं अधिक सामान्य है? नहीं, अटलांटिक में ना होकर पैसिफिक में होते हैं। और दूसरा, हिंद महासागर में प्रवाल द्वीप संरचनाओं का अभाव है। ऐसा नहीं है, हिंद महासागर में अगर आप लक्षद्वीप चले जाओ, आप मालदीव चले जाओ, है ना, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इलाके हैं हिंदुस्तान में, लक्षद्वीप, मालदीव, सेशल्स जो आइलैंड है अफ्रीका के जस्ट ईस्ट में, तो वहां पर आपको बहुत सारे प्रवाल द्वीप मिलेंगे। तो ये वाला आंसर भी क्या है? गलत है। तो इसका आंसर होगा डी। तो आपको क्या क्या जानकारी मिली? एक तो प्रवाल कहां मिलेंगे? ज्यादातर प्रशांत महासागर में मिलेंगे, है ना। जैसे फुनाफोटी, तुवालू एक जगह है, आप नेट पे सर्च करना, फुनाफोटी एटॉल वहां का बहुत फेमस है। फिजी के आसपास आपको बहुत सारे एटॉल्स मिलेंगे। तो फिजी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नॉर्थ में, इंडोनेशिया के जस्ट ईस्ट में। आप देखोगे एटलस में, मैप में, तो आपको मिलेगा। तुवालू भी उसी के आसपास मिलेगा, मार्शल आइलैंड है ना, गिलवर्ट आइलैंड है। ये सब आप देखोगे तो आपको बहुत सारे आइलैंड्स में वहां पे कोरल आइलैंड्स मिलेंगे, यानी एटॉल के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए फिर। इस टाइप के सवाल कोई बात नहीं, नहीं भी आते तो चलता है, इसमें कंसेप्ट नहीं है। दिक्कत सब वो है जब कंसेप्ट बता दिया गया है उसके बाद आपको सही करना है। अब ये सवाल बताओ, ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। प्रवाल भित्तियों के वितरण के संदर्भ में गलत विकल्प का चुनाव करें। ध्यान रखना वो पूछ क्या रहा है, गलत पूछ रहा है कि सही। तो यहां पर तो गलत की बात कर रहा है वो, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो पता पहला है उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श स्थिति नहीं है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स आर नॉट द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स रीफ्स। क्या ये बात सही है? दूसरा, इंडोनेशिया, फिलीपींस द्वीप समूह में विश्व की सबसे बड़ी चट्टानें हैं, मतलब कोरल्स की। तीसरा, प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए उत्कृष्ट स्थान 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के अक्षांश है। ठीक। और चौथा है, लाल सागर और कैरिबियन भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। क्या इनमें से कौन कौन सा कथन सही गलत है? एक ही है गलत, कौन सा गलत है? ये तो बहुत इजी है, इसको आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है आपसे। फटाफट बताओ। नाइन्थ का दिमाग लगाओ, ये हो जाना चाहिए आपसे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन सा होगा इसमें आंसर? कौन सा गलत है इसमें? नाइन क्वेश्चन है। ये आंसर सही है कि गलत है, ये बताओ।
ये कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन मतलब मैथमेटिकली 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, कर्क और मकर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? उष्ण कटिबंधीय कहते हैं मैथ्स के हिसाब से, मतलब जो हम लक्षांत देशांतर पढ़ते हैं लैंगिट्यूड लैटिट्यूड उसके हिसाब से। लेकिन उससे थोड़ा सा नॉर्थ साउथ चले जाओ, लगभग 30 नॉर्थ एंड 30 साउथ के बीच में, उसको हम ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल से हटके थोड़ा सा एक्स्ट्रा सब ट्रॉपिकल, उसको उपोष्ण कटिबंधीय भी कहा जाता है। तो ये बताओ ये सही होगा गलत होगा? ये तो सही है भाई, लगभग 30-35 डिग्री नॉर्थ से लेके लगभग 30 डिग्री साउथ के बीच में यही तो एरिया है जहां पर कोरल्स ज्यादा मिलेंगे आपको। जैसे भारत है, उष्ण कटिबंध में भारत है, तभी तो मैंने कल पढ़ाया भी था आपको कि जहां पर ठंडा समुद्र होगा वहां पे कोरल्स नहीं मिलते। तो ठंडी जगह पे आप या पोल्स के आसपास आप कोरल नहीं देखोगे, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर में कोरल्स पैदा नहीं होते, आइडियल कंडीशन नहीं होती उसके लिए। तो ट्रॉपिकल जोन 23.5 नॉर्थ एंड साउथ से थोड़ा सा हटके सब ट्रॉपिकल हो जाएगा, गर्म इलाके होते हैं वो, लगभग 30 नॉर्थ एंड 30 साउथ के आसपास कोरल्स मिलेंगे। वो कह रहा है नहीं मिलेंगे। तो जिन भी लोगों ने पहले आंसर को सही बताया है और आंसर कई लोगों ने सी दिया है कि ये गलत है, कई लोगों ने कह दिया कि ये गलत है। ये गलत कैसे हो जाएगा? ये गलत तो ये दिख रहा है ऊपर वाला, आदर्श स्थिति नहीं है, आदर्श स्थिति है भाई, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, बाकी उसके हिसाब से ठीक है, बाकी के हिसाब से। तो आंसर 9 का क्या होगा? ए आंसर इस है। ठीक है। 20 से 27 क्या होता है? 20 to 27 क्या है? 9 का सी कैसे हो जाएगा? ये जो 9 का सी लगाने वाले हैं ना, ये लेट आने वाले हैं अक्सर, और आज तो ये लेट थे ही, मुझे याद है। लेट जब आओगे ना तो पीछे छूट जाओगे। ये हमेशा ही होता है, चाहे ट्रेन हो, चाहे फ्लाइट हो, चाहे बस हो, चाहे विवाह हो। विवाह में भी लेट नहीं आया, लेट आ गया दूल्हा तो किसी और से शादी हो जाती है। आलोकनाथ की फिल्म में देखा होगा आपने, वहां किसी और से शादी हो जाती थी, याद होगा आपको? तो लेट आने में तो नौकरी कहां लगेगी, वहां विवाह ही किसी और से हो जाएगा। निम्न में से कौन विश्व का प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र है? बताओ किस एरिया में आपको एटॉल्स ज्यादा मिलेंगे, यानी कोरल्स ज्यादा मिलेंगे? ये सवाल भी ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही बात है। हिंद महासागर में मिलते हैं, अरब सागर में मिलते हैं, लाल सागर में मिलते हैं। लाल सागर में तो एक्सेप्शनल केस है, यहां भी मिल जाते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 10th का डी, हर जगह मिलते हैं। आपका होमवर्क है, आप नेट पे सर्च मारोगे, आप कोरल रीफ्स एटलस में, है ना, एटलस में तो खैर नहीं मिलेगा इसको, गूगल सर्च मारो, गूगल पे सर्च मारना आप उसको, आपको लाल लाल रंग से दिखेगा उसमें। तो जितने भी होंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में मिलेंगे, लगभग 30 नॉर्थ और 30 साउथ के बीच में। वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स कम मिलेंगे क्योंकि वहां ठंडा पानी होता है, मैंने कल बताया था। गूगल सर्च जरूर मारा करो, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं बता नहीं सकता ना आपको कि कहां कहां पर है, आप सर्च मारोगे तो पता लग जाएगा आपको। ये भी एक सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग वाला महासागर, द ओशन वाला एक नया चैप्टर में हम आप एंट्री कर गए हैं। तो न्यू चैप्टर है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का लगभग 3% स्वच्छ जल है। अबाउट 3% ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर। हाँ ये तो जानते ही आप, 3%। समुद्र के जल की लवणता इसे उपभोग के लिए अनुपयुक्त बताती है। बहुत इजी सवाल है, फटाफट कर लो। कौन सा होगा? हमारे पीने के लिए क्या समुद्र का जल अच्छा है? इसमें अब सीरीज चेंज होगी तो पहला नंबर आ गया उसका, आप वैसे भी देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो फर्स्ट नंबर लिखा है, जल्दी बताओ। फ्रेश वाटर क्या 3% है हमारे पास? ठीक है, वेरी गुड। तो इसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। ठीक, अगला सवाल।
महासागरों का भूमि के तापमान पर बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि वह जल वाष्प के प्रमुख स्रोत हैं। ओशंस हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लैंड टेम्परेचर एज दे आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर वेपर। ये कह रहा है कि ओशंस का लैंड सरफेस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है रिगार्डिंग टेम्परेचर। दूसरा है समुद्र के जल की लवणता को हम पीपीएम में नापते हैं, पर मिलियन क्या है, भाग मतलब पार्ट्स पर मिलियन कह रहा है। कितना भाग लवण है कितने मिलियंस में, कि क्या इसमें नापते कि नहीं नापते हैं या किसी और चीज में नापते हैं। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। अगर आपको दोनों ना भी पता है तो आप ये भी कह सकते हो कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और 2 इज रॉन्ग और 1 करेक्ट, जो भी है। आप पूरा ऑप्शन ना भी दो तो आप वैसे भी देख सकते हो। तो 2 नंबर का कौन सा सही है? नंबर 2। देखो पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है ना भाई। ओशन जो होते हैं वो जमीन के टेम्परेचर पे इंपैक्ट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। कॉमन सेंस आप किसी से भी पूछ लो वो डालेंगे। इतना बड़ा महासागर है, 9 कितना लगभग 2/3 पार्ट पे खाली ओशंस हैं। ये क्या है? पानी है आपका, और ये जमीन है। तो कह रहा है कि जो महासागरों का भूमि के तापमान पर, ये लैंड सरफेस है, जमीन के टेम्परेचर पे इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। आप ऐसे ही देख लो, ये जैसे इंडिया है, ये अपना मुंबई है, ये गोवा है। तो मुंबई गोवा का टेम्परेचर कभी भी देखा आपने कि 45, 42, 47 हुआ हो? नहीं देखा होगा। चाहे कोई भी महीना आ जाए, जो कोस्टल एरिया में जो भी हमारे सिटी होंगे उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा बढ़ता नहीं है। और इसी मुंबई के पास जब आप इधर को जाओगे तो कहीं पर आपको हैदराबाद मिलेगा, थोड़ा सा कहीं नागपुर मिलेगा, कहीं पर इंदौर मिलेगा, ये दिल्ली है। तो जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाओगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिलेगा। गर्मी में टेम्परेचर आपका जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर वाले पार्ट्स होते हैं, जैसे अपना नागपुर ले लो, आप हैदराबाद ले लो, इंदौर ले लो, दिल्ली ले लो, जयपुर ले लो, जो सी से बहुत दूर है, तो वहां का टेम्परेचर आपको गर्मियों में काफी ज्यादा मिलता है ना, लू चलती है। लेकिन कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं मिलेगा। वैसे जाड़े में देख लो आप, अगर जाड़े में की बात करें तो कोस्टल एरिया के आसपास के जो सिटी हैं, जैसे लंदन को ले लो आप, तो वो तो ना तो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं जाड़ों में, ना गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। मतलब जिसको हम कहते हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, वार्षिक तापांतर। ठीक है, मतलब क्या है कि गर्मी में ना बहुत ज्यादा गर्मी, जाड़े में ना बहुत ज्यादा जाड़ा। क्यों? जाड़े में पानी उसको ज्यादा ठंडा नहीं होने देगा और गर्मी में पानी इसको ज्यादा गर्म नहीं होने देगा, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस वजह से इस टाइप के क्लाइमेट को, या जो इंपैक्ट डाला है, इसको हम कहते हैं मैरीटाइम क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? मैरीटाइम क्लाइमेट, या महासागरीय जलवायु, या मैरीटाइम इफेक्ट, या ओशनिक इफेक्ट कह सकते हो आप। कॉन्टिनेंट्स की क्लाइमेट पे होता है ना ऐसा, समझ गए ना? तो कभी सुना आपने कि मुंबई पे लू चल रही हो, या मुंबई का टेम्परेचर नागपुर से ज्यादा हो गया हो? ऐसा नहीं, या हैदराबाद से ज्यादा हो गया हो। तो इसका इंपैक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि यहां से एवेपोरेशन होता है, यहां से टेम्परेचर गर्मी में ठंडा होता है, यहां से इधर को हवा चलती है, जिसको सी ब्रीज, लैंड ब्रीज कहते हो आप, लैंड ब्रीज इधर को, सी ब्रीज इधर को। तो उसकी वजह से बहुत कुछ बैलेंस होता है। यानी समुद्र जो है, ओशन जो है, वो हीट को ट्रांसफर करने का एक क्या है? तरीका है। ऊपर से ओशन करंट चलती है, महासागरीय जलधाराएं, जो टॉपिक आने वाला है अब। तो ओशन में क्या होता है? पानी मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह को। तो जब पानी मूव करेगा तो उसके साथ, पानी के साथ साथ हवा भी उससे लगी होती है, तो उससे टेम्परेचर में क्या होता है? डिफरेंस पैदा होता है। तो बात मेरी समझ गए? तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहला वाला करेक्ट है। दूसरा, समुद्र की लवणता को पीपीएम में नापा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समुद्र की लवणता को कैसे नापते हैं हम? देखो स्टेटमेंट सेकंड गलत है इसका। तो कैसे नापा जाता है? देखो ऐसा है, चीजों को जनरलाइज कर दिया गया है। जैसे मान लो आपने पानी लिया, अब ये पानी है मान लो, ठीक है, और हमने मान लिया कि जो वाटर है, जो पानी है, वो 1000 ग्राम लिया हमने। कितना लिया? 1000 ग्राम पानी लिया। और इस 1000 ग्राम में मान लो ये जो व्हाइट वाला मैं दिखा रहा हूं, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, जैसे NaCl, MgCl2 होता है ना ऐसा। तो ये सॉल्ट इस पे घुला हुआ है।
हमने कहा कि जो नमक की मात्रा है, सॉल्ट की मात्रा, नमक का मतलब यहाँ पे सिर्फ खाने वाले नमक से मतलब नहीं है, इसमें सारा जो आता है। सॉल्ट मान लो इसमें 10 ग्राम घुला हुआ है, 1000 ग्राम पानी लिया समुद्र का और पता चला कि उसमें सॉल्ट कितना घुला हुआ है, 10 ग्राम घुला हुआ है। तो फिर इसको जनरलाइज कर दिया गया और कहा गया कि जो सैलिनिटी होगी उस पानी या उस सी की जो लवणता होगी, जो सैलिनिटी होगी, वो 10% होगी। कितनी होगी? 10%। मतलब कुछ नहीं, जनरलाइज कर दिया, चूचा, मतलब कुछ नहीं। अगर कहा गया कि 1000 ग्राम पानी लो, बेस क्या मान लिया गया? 1000 ग्राम, मतलब इसकी यूनिट होगी ये कितना ग्राम, अमाउंट ऑफ वाटर, सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्ट, लवण की मात्रा पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ये इसकी क्या होती है? यूनिट होती है, इसमें नापते हैं। यानी 1000 ग्राम पानी में कितना ग्राम आपका सॉल्ट है, इसके नाम से नामा जाए। अगर 10 ग्राम है तो लवणता 10% मानी जाएगी। अब यहां पे ये मत सोचो कि परसेंटेज तो 100 होता है, ऐसा होता नहीं, जनरलाइज कर दिया गया। बेस कितना मान लिया गया? 1000 ग्राम। अगर आपके पास सॉल्ट कितना है? 100 ग्राम सॉल्ट है, मान लो आपके पास सॉल्ट कितना है? 100 ग्राम सॉल्ट है, किसी पानी में घुला हुआ सॉल्ट 100 ग्राम है, आपने पता कर लिया, तो हम सीधे कहेंगे कि उसकी लवणता 100% हो जाएगी। अगर कोई कह रहा है कि नहीं 3 ही ग्राम सॉल्ट है 1000 ग्राम पानी में, तो उसकी लवणता 3% होगी। जितना ग्राम सॉल्ट उतना उसका परसेंटेज, नहीं तो उसमें आ जाता ना, पॉइंट में आ जाता वो। जैसे हम कहते हैं कि अगर 100 ग्राम में भी ले सकते हैं लेने को, लेकिन फिर मान लो किसी की सैलिनिटी और भी कम हो जाती है। जैसे मान लो एक लेक वॉन है, उसकी सैलिनिटी है 333 ग्राम, मतलब 333%, 333% है। किसी की 3% जैसे बाल्टिक सी है, तो अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो एक उसमें नहीं आ जाएगा पॉइंट में। तो उस चीज को हटाने के लिए हमने जनरलाइज कर दिया, क्योंकि उससे फर्क कुछ पड़ता है नहीं। समझ गए ना? आप किसी को 10-10 टाइम से गढ़ाओ, जैसे 1 रुपया आपने कमाया, उसने 100 कमाए, वो आपको अगर नहीं मैंने 10 कमाया, उसने 1000 कमा दिया। रेशियो तो वही है ना, मैथ्स कभी गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए सैलिनिटी को हम पीपीएम सीपीएम में नहीं नापते, हम नापते हैं ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका सेकंड स्टेटमेंट सही है कि गलत है? कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? हाँ, पहला बिल्कुल सही है, तो दूसरा गलत है। तो आंसर क्या हो गया? ए। आंसर हो गया इसका ए, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। आगे बढ़ा जाए। हाँ, पहला वाला सही है। ज्वार, टाइड से संबंधित ज्वार के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, सही या गलत। पहला है, एक महासागरीय ज्वार समुद्री जल के चक्री वृद्धि और पतन को दर्शाता है। वृद्धि और पतन, लैंग्वेज खराब है। राइज मतलब ऊपर उठना, फॉल मतलब नीचे बैठना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश में भी देखा करो, मतलब समुद्री सतह है ये, अगर इसमें पानी ऊपर उठ गया और पानी नीचे चला गया तो इसी को हम ज्वार कहते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? ज्वार भाटा केवल समुद्र के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण आता, ओनली बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? ये सवाल तो आपको आ जाना चाहिए वैसे। तो बताओ स्टेटमेंट कौन सा सही होगा इसमें? कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये कहना है किसी का। ठीक है, गुड। ये आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है।
सही है। देखो महासागर, ये मान लो ओशन फ्लोर है, ये वाला नीचे होता है समुद्र का तल, है ना, ये जमीन है। अगर समुद्र के पानी में कुछ टाइमिंग होती है इसकी, अगले सवाल में आएगा, कुछ टाइम के बाद पानी ऊपर उठता है, कुछ टाइम के बाद पानी नीचे जाता है। तो पीरियोडिक या चक्री भी कह सकते हो, एक चक्र मतलब कुछ निश्चित समय के बाद पानी का ऊपर उठना और पानी का नीचे बैठना ज्वार कहलाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक। दूसरा सवाल है, ज्वार भाटा केवल कह रहा ना वो, मैंने पहले भी कहा था आपसे, केवल वर्ड को ध्यान में रखना कभी समय, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल से आता है चंद्रमा के, नहीं, दोनों का होता है, सन एंड मून का होता है। बस फर्क ये होता है कि सन का अट्रैक्शन फोर्स मून के अट्रैक्शन फोर्स से कम इंपैक्ट डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि मून नजदीक होता है। वैसे तो सन का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मून ज्यादा क्लोज है अर्थ के सन के मुकाबले, इसलिए मून का अट्रैक्शन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, ज्यादा पानी को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। ठीक। इसलिए कभी एक बार अगर ऐसा सवाल आता है कि मून का ज्यादा इंपैक्ट डालता है कि सन का, किस केस में? टाइड्स के, पानी को खींचने के केस में, तो आंसर मून होगा, लेकिन सन का भी कुछ ना कुछ डालेगा। ठीक है, तो इसमें ये आंसर गलत हो जाएगा, केवल चंद्रमा नहीं होता, मून भी होगा। तो 3 का सॉरी सन भी होगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपने सही दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगला है, टाइड से संबंधित कथनों पर विचार करें, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ज्वार भाटा बंदरगाहों के नौवहन और गाद निकालने में मदद करता है। टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन एंड डिसिल्टिंग ऑफ हार्बर्स। डिसिल्टिंग मतलब जैसे तालाब में बहुत ज्यादा आपका मलबा भर गया, सेडिमेंट चला गया, तो उस तालाब को खाली कर दो, साफ कर दो जेसीबी लगा के, तो उसको डिसिल्टिंग कह सकते हो आप। कांडला और डायमंड हार्बर भारत के ज्वारी बंदरगाह हैं। यह भी बहुत इजी सवाल है, जल्दी बताओ इसमें कौन सा सवाल आपका सही है, कौन सा गलत है? ज्वार घाटा के संदर्भ, थोड़ा तेज स्पीड बनाओ, स्पीड बननी भी बहुत जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नहीं तो फिर आप जब एग्जाम में बैठोगे तो 100 क्वेश्चन पढ़ने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तेजी से दिमाग चलाया करो। आपके हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से सी आंसर सही है, सही बात है ये? हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत क्या है ना? बंदरगाह, जैसे हम कहते हैं ना कि ये मान लो इंडिया है, इंडिया में कोलकाता थोड़ा सा रिवर पोर्ट है, अंदर है हुगली के किनारे, ये हुगली, ये गंगा है, हुगली से नदी आती है ऐसे, है ना, ये हुगली है। तो कोलकाता नदी, ये हुगली रिवर में कोलकाता पोर्ट बनाया गया, रिवर पोर्ट है। तो कोलकाता तक जहाजों के आने जाने के लिए जरूरी है कि पानी का लेवल क्या हो, ऊंचा हो, पानी थोड़ा सा फोर्सफुली अंदर की ओर आए। तो वहां पर बहुत सारे ऐसे ऐसे जहाज वेट करते हैं किसका? टाइड आने का। दुनिया में टाइड्स जो होते हैं बिल्कुल क्या करते हैं? वेट करते हैं टाइड्स का। कौन? शिप। तो कांडला यहां है और ये यहां है, तो दोनों में ये ज्वारी पत्तन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इससे टाइड से फायदा होता है, और टाइड अंदर जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, पानी एक बार अंदर की ओर एक बार बाहर की ओर, जिससे मदद मिलेगी उसको, किसमें? नेविगेशन में तो मिलेगी, साथ में जो मलबा सलवा है, जो सेडिमेंट जमा हो गया है, जिसकी वजह से जहाज नहीं आ पा रहे हैं वहां तक क्योंकि पानी कम हो गया है, शैलो हो गया, उथला हो गया, तो टाइड्स उसको साफ कर देगा। और मैंने कल परसों बताया भी था आपको, रिटार्डेड डेल्टा, ये डेल्टा के बनने को क्या करते हैं? नुकसान करते हैं, यानी डेल्टा वहां ज्यादा बनेगा जहां पे टाइड्स कम आएंगे। 1-2 दिन पहले की बात है। डेल्टा मतलब डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, जहां पर भी डेल्टा बनेगा, अवसादों का जमाव ज्यादा होगा, तो नेविगेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो जब टाइड्स आएंगे तो नेविगेशन में फायदा होगा। क्यों? डेल्टा में कमी आएगी, सेडिमेंटेशन में कमी आएगी। तो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, मैंने आपको पढ़ाया भी था ये पहले। ठीक है, तो आंसर क्या है? सी। तो दोनों ही आंसर इसके सही है। ओके, आगे बढ़े। अब ये सवाल है आपके पास, बताओ
हाई टाइड्स 12 घंटे और 25 मिनट के अंतराल पर आते हैं। द हाई टाइड्स फॉलो एन एट इंटरवल ऑफ 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स। दूसरा है द टाइड्स विथ लोवेस्ट एम्पलीट्यूड आर नोन एज स्प्रिंग टाइड्स। इस आंसर को अगर आपने बता दिया तो बहुत अच्छी बात है। बताओ, सबसे कम आयाम वाले ज्वार को बसंत ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। पांचवें का कौन सा आंसर होगा? बताओ बताओ बताओ। पांचवे का सी आंसर होगा, ऐसा कह रहे हैं कौन? अमित। देखो सिंपल है, ज्वार हर 12 घंटे बाद नहीं आता। जैसे मान लो ये अर्थ है, देखो ऐसे सोचो, अभी टाइड्स के एक्चुअल आने या ना आने का तरीका क्या है ये किसी को नहीं पता। मतलब एक्चुअल में 100% नहीं पता टाइड्स का क्या मामला है। ये मुझे ही नहीं, बड़े बड़े न्यूटन जैसे लोग इस पे फेल हो गए। ठीक है, जैसे मान लो ये अर्थ है और ये मान लो मून है, तो सन को छोड़ दो। अब मून का अट्रैक्शन फोर्स कहां पे सबसे ज्यादा होगा? मान लो इस पी पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा। और जस्ट पी पॉइंट के सबसे पीछे अगर कोई पॉइंट है, मान लो क्यू है, तो क्यू पे सबसे कम होगा। तो यहां पर मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स यानी मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कह सकते हो आप, जो बाहर की ओर बल लग रहा है थ्रू मून के द्वारा, तो इस पे और इधर वाले में अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो होगा क्या कि मून की वजह से यहाँ का पानी खींचेगा। जब ये पानी खींचेगा इस हिस्से में, तो इसको कहेंगे टाइड आ गया। क्या आ गया? ज्वार आ गया। तो जैसे ही यहाँ पे पानी खींचेगा यानी मून का अट्रैक्शन फोर्स इस पे इंपैक्ट होगा, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होगा, तो एक डिसबैलेंस की प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम है, तो ऐसे में अर्थ इसको बैलेंस करेगी, जिसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट टाइड। तो उसकी वजह से ठीक उतना ही फोर्स इधर की ओर भी लगेगा, इधर पे बाहर की ओर इनडायरेक्ट टाइड। तो यहां पर जैसे ही मान लो सुबह 6 बजे टाइड आया, तो उसी समय यहां पर भी टाइड आएगा, तो यहां का पानी भी बाहर खींचेगा, यहां का भी खींचेगा। तो कितनी जगह टाइड आया? 2 जगह आया। समझ आई बात? लेकिन अब ये जो पी पॉइंट है, यहां से यहां आधा चक्कर कितने में? 12 घंटे में लगा देगा। तो यहां से यहां 12 घंटे में पहुंच जाएगा, और तब तक क्यू पॉइंट यहां से यहां 12 घंटे में आ जाएगा, क्योंकि 24 घंटे का टाइम होता है तो आधा लगा रहे हैं। तो जब क्यू यहां पे आएगा और पी यहां पे चला जाएगा, तो 12 घंटे के बाद फिर क्यू पे टाइड आना चाहिए और उसका इनडायरेक्ट टाइड पी पे आना चाहिए। मतलब पी पे अगर सुबह 6 बजे टाइड आया था, तो शाम के 6 बजे यहां पहुंचते पहुंचते फिर एक टाइड आ जाना चाहिए। यानी कितने घंटे बाद? 12 घंटे के बाद टाइड आना चाहिए। किस पे? पी पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि 12 घंटे में नहीं, 12 घंटे 25 मिनट, कहीं पर 26 भी लिखा होता है, 26 भी लिखा होता है, यानी थोड़ा सा देरी से आता है, लेट आता है टाइड। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब पी क्यू पे होगा, क्यू पी पे होगा 12 घंटे के बाद, और मून जो पहले ठीक सामने था पी के, क्या वो भी वहीं पे होगा? नहीं, मून भी तो खिसक जाएगा ना थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि मून भी तो 27.5 डेज में एक चक्कर लगाता है। किसके? अर्थ के। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, तो सन पृथ्वी के क्या करता है? रोटेट करता है ना पृथ्वी के चारों ओर, वो सॉरी रिवॉल्व करता है, परिक्रमा करता है। तो 27.5 डेज में मून एक राउंड लगा देता है। किसके? अर्थ के। अब पी क्यू पे है, क्यू पी पे है 12 घंटे बाद, तो क्या मून ठीक क्यू या पी के ठीक सामने होगा? नहीं, 12 घंटे में कुछ तो चलेगा वो। अब कुछ चलेगा का मतलब वो वहां से हट जाएगा मून। अब पी या क्यू उसको देखेंगे कि मून आएगा, मामा आएगा, टाइड लाएगा, मजा आएगा? नहीं, मून ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी है। तो अब फिर वो जो पी और क्यू मून का पीछा करेंगे, थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि मून आगे खिसक गया है। तो मून पी या क्यू को थोड़ा सा आगे खिसकना पड़ेगा, और आगे खिसकने में उनको टाइम लगेगा। और उस टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि थोड़ा सा देरी से टाइड आएगा, मतलब उस एरिया को कवर करने में लगभग 25-26 मिनट का टाइम लगता है। इसीलिए टाइड हमेशा 12 घंटे के बाद नहीं आते हैं, 12 घंटा 26 या 25 मिनट के बाद आते हैं। और भाटा यानी जिसको हम एब कहते हैं,
जब यहां का पानी खींचेगा और यहां का पानी खींचेगा तो यहां का और यहां का पानी नीचे जाएगा, तो यहां पे आएगा एब, एब का मतलब पानी का लेवल नीचे, और यहां का भी एब। तो ये हिस्सा, तो ये यहां पे टाइड है और यहां या इसके पीछे एब है, तो यहां से यहां 6 घंटा, यहां से यहां 6 घंटा, यहां से यहां 6 घंटा, यहां से यहां 6 घंटा। भाई यहां से यहां अगर 12 घंटा है तो ये आधे में तो 6 ही घंटा होगा। तो मतलब जब पूरा यहां से लेके यहां तक 12 घंटे 25 या 26 मिनट की देरी होती है, तो यहां से यहां तक कितने की होगी? तो 12 घंटा 25 या 26 मिनट का आधा कितना हुआ? 12, 26 और 25 का आधा हाफ कितना हो जाएगा? 13 पॉइंट, मतलब सॉरी 12 घंटे 26 मिनट का आधा 6 घंटा 13 मिनट या 12.5 मिनट कह सकते हो। तो हर 6 घंटा 13 मिनट या 12 मिनट या 13.5 12.5 मिनट के बाद ज्वार के बाद भाटा यानी टाइट के बाद एब आएगा, ठीक, और टाइट के बाद अगला टाइट आएगा हमेशा 12 घंटे 25 मिनट्स और 26 मिनट्स में। तो ये आंसर सही है। तो मेरी बात समझ गए आप जो मैंने बोला कि कैसे टाइट आता है? कमेंट करके बताओ हाँ या ना। समझ रहे हो ना? अर्थ की रोटेशन की वजह से चेंज हो जाएगी पी और क्यू की लोकेशन, किसके रिगार्डिंग? सन के, सॉरी मून के, और मून भी तो रिवॉल्व कर रहा है किसके चारों ओर? अर्थ के चारों ओर। ठीक, अब दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? सबसे कम आयाम वाले ज्वार को बसंत ज्वार कहते हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। सबसे आयाम का मतलब जैसे ये एम्पलीट्यूड, ये हिस्सा यहां से यहां जा रहा है और ये यहां से यहां जा रहा है, तो जितना ज्यादा जाएगा इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड उतना ही क्या होगा? ज्यादा। जैसे कोई लहर है, कोई लहर ऐसे ऐसे उठ रही है और कोई लहर ऐसे उठ रही है, तो ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका है? इसका ज्यादा है ना, ये इतना ऊपर जा रहा है इतना नीचे जा रहा है, तो ये एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको आयाम। मतलब ऊंचे ज्वार, उच्च ज्वार मतलब सामान्य से ऊंचा। एक होता है नॉर्मल टाइड जिसमें टाइड की हाइट नॉर्मल होती है, एक होता है हाई टाइड, एक होता है लो टाइड। हाई टाइड का मतलब जब टाइड पानी के जो आ रहा है सी की ओर वो ज्यादा मात्रा में ज्यादा ऊंचाई तक आए, ज्यादा सी लेवल से ज्यादा ऊंचाई तक क्रॉस करे, उच्च ज्वार कहते हैं उसको, हाई टाइड्स। तो जब हाई टाइड्स होंगे यानी आयाम ज्यादा होगा तो उसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। समझ गए ना? इस टाइप का ऊंचा ऊंचा आएगा तो इसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं, हाई टाइड्स कहते हैं। लो वाले को नहीं, लो टाइड को हम नीप टाइड कहते हैं, लघु ज्वार कहते हैं। अगर यहां पे नीप टाइड होता, लघु ज्वार होता कम आयाम में, तब वो सही होता। अगर हाई टाइड्स है तो फिर स्प्रिंग टाइड होगा, तो इसलिए कम वाले को नीप कहते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो आप समझ गए, इसका आंसर होगा ए। ठीक है। अब हाई टाइड्स क्यों आते हैं? जब सन मून अर्थ तीनों एक सीध पे होते हैं, एक में होता है अमावस्या की कंडीशन, एक में होता है पूर्णिमा, न्यू मून एंड फुल मून। ये हम पढ़ते हैं, बाद की क्लासेस में आता जाएगा। तो आंसर आप समझ गए ना, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, ए आंसर होगा इसका। गुड। अगला सवाल, गर्ल्स विथ वाइड फ्रंट्स एंड नैरो रियर्स, मतलब रियर कैमरा नहीं, मतलब रियर कैमरा पीछे वाला, एक्सपीरियंस हायर टाइड्स। ये सवाल आपको नहीं भी आएगा तो काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। द फेवरेबल कंडीशन ऑफ टाइड बोर्स इंक्लूड स्ट्रेंथ ऑफ द इनकमिंग टाइड वेव, स्लोप एंड डेप्थ ऑफ द चैनल एंड द रिवर फ्लो। ये वाला। तीसरा है, ज्वार भाटा डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो ये तो आप समझ गए ना, ये ज्वार भाटा डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं कि नहीं करते हैं? एलिमिनेट करो चीजों को। ये जो सवाल है एलिमिनेट वाला है, एलिमिनेट करेगा तो तीसरा वाला इसमें होगा आंसर। तो कौन सा सही है? तो जिस भी ऑप्शन में 3 है, एलिमिनेट मतलब प्रक्रिया में सहायता करता नहीं करता है, सहायता कहां करता है? अभी बताया था मैंने, डिसल्टेशन हो जाता वहां पे। तो ये तो आंसर गलत हो गया इसका, थोड़ी देर पहले बताया था। तो तीसरा जहां जहां भी होगा तो डी आंसर नहीं हो सकता इसका, बी आंसर नहीं हो सकता इसका, ए आंसर नहीं हो सकता इसका। आंसर क्या है इसका? सी। आपको नहीं पता कि ये क्या होता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता आपको, इसके बारे में कुछ नहीं पता आपको, लेकिन फिर भी आपने इसके बारे में पता है तो आप आराम से लगा सकते हो। तो कई बार अकल बड़ी की भैंस, बताओ कई बार भैंस बड़ी होती है, अकल हाँ होती है भाई, भैंस बड़ी नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, अकल लगानी है आपको तो अकल यहां पे बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? 16 का 16 का सॉरी, सी आंसर हो जाएगा।
एक और दो। तो इसमें क्या देखो, इस सिंपल है, ये कह रहा है कि चौड़े अग्रभाग व संकरे, मतलब जैसे गल्फ होती है ना, गल्फ, जैसे आपने फंडी की खाड़ी का नाम सुना होगा, गल्फ ऑफ फंडी में दुनिया के सबसे बड़े ज्वार आते हैं ऐसे करके। तो होता क्या है कि गल्फ का मतलब जैसे ये गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब जहां पर जो पानी है वो ज्यादातर किससे घिरा हो, जमीन से। जैसे मैं हूं, अगर एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के, अगर ये ऐसे है, या मान मेरा हाथ क्या है, लैंड एरिया है, बीच में पानी है, तो अगर ये ऐसे है गल्फ, तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, अगर ये ऐसे है, नैरो है, तो इसको हम गल्फ कहते हैं। थोड़ा सा फैल गया तो बे हो जाता है, और ऐसे हो जाएगा तो बाइट हो जाएगा। मतलब अगर ये ऐसे है तो गल्फ, ऐसे है तो बे, और ऐसा हो गया तो बाइट। तो जैसे बे ऑफ बंगाल, ये गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, बे ऑफ बंगाल होता है ना ऐसा। और ऑस्ट्रेलिया के नीचे देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के मैप में आपको ऐसे ऐसे दिखेगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट लिखा हुआ। तो बाइट ज्यादातर खुला खुला, बे थोड़ा सा कम खुला, और गल्फ थोड़ा सा ज्यादा क्लोज। तो कह रहा है कि जब गल्फ में चौड़ा, दो वाइड फ्रंट एंड नैरो रियर्स, मतलब बाहर से खुला हो और अंदर की ओर क्या हो, पतला होता जाएगा, तो समुद्र की लहरें जब उठेंगी तो क्या होगा, ऊंची उठेगी नहीं उठेगी। अगर बाहर से कोई चीज खुला है तो ज्यादा पानी अंदर आएगा, और अंदर से संग्रह हो जाए, तो ज्यादा पानी अंदर जाके संग्रह हो जाए तो ऊपर तो उठेगा ना, वो कॉमन सेंस की बात है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, बहुत इजी सवाल है। आप गल्फ देखो, ये हिस्सा यहां से चौड़ा होता है और अंदर की ओर कम होता जाता, तो ऐसे में बड़े ऊंचे ज्वार, हाई टाइड का मतलब लहर ऊंची उठती जाएगी। ज्वारी छिद्रों की अनुकूल परिस्थितियों में आने वाली ज्वार की लहर की ताकत जलमार्ग की ढलान और गहराई नदी प्रवाह में सम्मिलित होती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्लोप पे डेप्थ ऑफ चैनल की गहराई कितनी है, रिवर का फ्लो कैसा है, स्लोप क्या है, इस पे डिपेंड करता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इज सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जहां जहां गल्फ वल्फ होता है वहां पर ज्वार की ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा होती है। कॉमन सेंस की बात बताओ, इतना ज्यादा दरवाजा है, आपने पानी डाल दिया और अंदर जाके वो पतला होता जा रहा है, तो पानी कहां उठेगा, फिर ऊपर उठेगा। लास्ट एंड फास्ट, इसके बारे में हम कल भी डिस्कस करेंगे। अब यहां से स्टार्ट हो रहा ओशंस में। महाद्वीपीय मग्न तट एक महाद्वीप का किनारा है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज एज ऑफ ए कॉन्टिनेंट दैट लाइज अंडर द ओशंस। महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीपीय समतलों का भूविज्ञान प्राय महाद्वीपों के निकटवर्ती खुले भाग के समान होता है। देखो ये क्या चीज है, इसमें आपको पता है कुछ, इसका आंसर 17 का कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। यहां से स्टार्ट हो रहा है, अब कल इसको हम पूरा ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये मान लो ये जमीन है, यहां से ओशन स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे स्टार्टिंग वाला एरिया जो होता है ना, जो कम स्लोप वाला होता है, इसी को कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, महाद्वीपीय मग्न तट। एज ऑफ द कॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही बात है, कॉन्टिनेंटल है ना वो, तो इसका किनारा होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। समान किसकी, जब इंसान समान नहीं हो सकते, डीएनए समान नहीं हो सकता, तो सब चीज समान कैसे होती है, तो फालतू का ऑप्शन है, अलग अलग हो सकती है। महाद्वीपीय समतलों की भूविज्ञान प्रापत महाद्वीपों के निकटवर्ती खुले भाग के समान होता है, बिल्कुल सही बात है। जियोलॉजी, जो इसकी जियोलॉजी है, यानी कैसे है, तो महाद्वीपों का पार्ट है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, महाद्वीप का हिस्सा है ये, बस इसमें पानी भर गया है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर ऑल करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, सभी सही है, ऑल द अबव। अब इसके बारे में कल हम ज्यादा डिस्कस करेंगे इस मामलों में, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नहीं, पहला भी सही है, एज मतलब कॉन्टिनेंट, देखो इसको समझो, पहला गलत कैसे हो जाएगा, कॉन्टिनेंट पूछ रहा है, इज सेल्फ इज द एज ऑफ कॉन्टिनेंट, एज का मतलब उसके किनारे वाला भाग होता है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल आप फिर से एक नई टाइम से और बढ़िया से हमें मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।
और थोड़ा सा पढ़ लेना इसमें, कोरल रीफ्स का पूरा चैप्टर आप बुक से पढ़ लेना, नोट से पढ़ लेना, जैसे हो वैसे पढ़ लेना। अभी पढ़ोगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा वो। ऐसा नहीं कि आप एमसीक्यू कर रहे हो और घर में जाके पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर आप कुछ और ही पढ़ रहे हो, तो फिर क्या फायदा पढ़ाई लिखाई का। पढ़ाई हमारी ये वाला जो बैच है, या कहीं पर भी आप तैयारी करते हो यूपीएससी की, पीसीएस की, किसी भी चीज की, सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करो। ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान आप ले चुके हो यार, 20-22 साल तक ज्ञान नहीं मिला, तो अब क्या ज्ञान मिल जाएगा ये महाद्वीपी मंगल तट पढ़ के, ये बताओ आप। ये फालतू की चीज है, पैसे कमाने का धंधा है और कुछ नहीं, कि हम ज्ञान ले रहे हैं। ज्ञान एग्जाम के लिए, और ज्ञान ही लेना है तो फिर यार दूसरे टाइप का ज्ञान लो ना। फिर कौन सा वाला? आप गांधी के बारे में पढ़ो, आप अंबेडकर के बारे में पढ़ो, जिससे आपको कुछ ज्ञान नॉलेज मिले। आपको शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना तो शेयर मार्केट के बारे में पढ़ो, जिंदगी अच्छी होगी उसमें कि कैसे क्या करना है, कुछ रोजगार कैसे किया जाए उसके बारे में पढ़ो। अब यहां हम ज्ञान ले रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? है ना? तो ये वाला ज्ञान सिर्फ नौकरी के लिए होता है, ठीक है? फालतू का ज्ञान नहीं लेना है, वो ज्ञान कुछ और है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं।